मसीही का तमाम ये कंबोधिलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं शुभम शंकरधर, लेकर आ गया हूं मनी सेंट्रल का नया एपिसोड। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका इस शो में। मनी सेंट्रल की शुरुआत करें उससे पहले देखिए ऑन द शो आज कार्यक्रम में खास क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे रोजगार बाजार पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट। फिर चर्चा होगी लोगों की घटती आय पर, भारतीय गेहूं के खिलाफ अमेरिकी सांसदों की नई मांग पर, भारत में नेटफ्लिक्स के फ्लॉप शो पर और नेचुरल गैस की महंगाई पर। इसके बाद होगा बजट सेंट्रल, जहां आप देखेंगे छोटा सा ख्वाब और बेताल पचीसी की नई कथा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्पेशल रिपोर्ट देखिए रोजगार बाजार पर। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.9% के स्तर पर आ गई। 7.9% लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या 92% लोगों के पास नौकरी है? अगर आप भी ऐसी गफलत में हैं तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से उबर कर अभी कारखाने, बाजार और कारोबार सब ठीक से रफ्तार भी नहीं पकड़ पाए कि तीसरी लहर का साया मंडराने लगा और इसके असर से थर्राने लगा रोजगार बाजार। बीते माह दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.9% पर पहुंच गई। 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। यह बीते 5 माह का उच्चतम स्तर है। यानी अगस्त 2021 के बाद रोजगार बाजार में सर्वाधिक कामगार ऐसे भटक रहे जिनके पास काम नहीं है। इस आंकड़े पर चिंता करें इससे पहले ये भी जान लीजिए कि बेरोजगारी का ये आंकड़ा रोजगार बाजार की सही तस्वीर हमें नहीं दिखाता। ये समझना जरूरी है। 7.9% बेरोजगारी दर का अर्थ ये कतई नहीं है कि 92.1% लोगों के पास रोजगार है या कुल कामगार आबादी में 92% लोग काम धंधे से लगे हैं। ये 7.9% या कहिए 3.5 करोड़ लोग तो वे हैं जो काम करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के इन आंकड़ों में वे लोग तो शामिल ही नहीं हैं जो नौकरी करना नहीं चाहते और ना ही वे जो नौकरी करना तो चाहते हैं लेकिन अभी ढूंढ नहीं रहे। कुल मिलाकर ऐसे समझ लीजिए इस आंकड़े के जरिए आप एक छोटे से रोशनदान से पूरे बाजार को देख रहे। तस्वीर आधी अधूरी ही दिखेगी। फिर सवाल ये है कि बाजार को बेहतर तरीके से जानने के लिए क्या कोई और फॉर्मूला है? हाँ है ना, बेरोजगारी दर की जगह रोजगार की दर देखिए, यानी कितने प्रतिशत कामगार आबादी के हाथ में काम है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजगार की दर 38% है। अब 38% लोगों के पास काम है। मान लीजिए कुल कामगार आबादी का 3% लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, यानी 41%। शेष 59% कामगार आबादी तो देश में ऐसी है जो काम करना ही नहीं चाहती। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में रोजगार दर का औसत 2020 में 55% रहा। यह कोविड का समय था। कोविड से पहले ये दर 58% की थी। आस पड़ोस वाले भी इस मामले में बेहतर दिख रहे हैं। चीन में एम्प्लॉयमेंट रेट 63% है, बांग्लादेश में 53% और पाकिस्तान में 48%। हालांकि तुलना करते समय देश की बड़ी आबादी भी एक अहम कारक है। तो भाई दुआ कीजिए जल्द से जल्द ये कोविड का असर खत्म हो, सरकारें रोजगार दें और चुनाव में किए जा रहे रोजगार के वादे केवल घोषणा पत्र की शोभा ना बढ़ाएं। इस स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे, रोजगार बाजार पर अंशुमान जी का नजरिया जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर और देखिए। कोरोना ने गरीब तबके पर कितना खराब असर डाला, इसका अंदाजा आप ICE 360 का एक जो ताजा सर्वे आया है उससे अंदाज लगा सकते हैं। सर्वे में बताया गया कि देश की आबादी में सबसे गरीब 20% लोगों की कमाई 5 साल पहले की तुलना में लगभग आधी रह गई, 53% घटी है। 2015-16 में सबसे गरीब 20% लोग औसतन सालाना 1.37 लाख करोड़ रुपए कमाते थे, जो 2021 में घटकर 65,000 करोड़ रुपए रह गए। सर्वे में यह भी बताया कि लोअर मिडिल क्लास की कमाई 32% और मिडिल क्लास की कमाई 9% घटी है। हालांकि अपर मिडिल क्लास और सबसे अमीर लोग अमीर हुए हैं। सर, स्पेशल रिपोर्ट रोजगार बाजार पर और ICE 360 का ये सर्वे, क्या ये दोनों डॉट कनेक्ट होते हैं?
शुभम, में दोनों डॉट कनेक्ट ही नहीं होते। ये दोनों डॉट उस वास्तविकता को हमें बता रहे हैं जिस पर हम पिछले 2-3 साल से चाहते हैं कि हमारी सरकारें हमारे सवालों के जवाब दें और इस पर चर्चा करें। ये सवाल नहीं उठते हैं। पहले हम रोजगार बाजार के आंकड़े को समझें और फिर उसके बाद आइस के सर्वे को देखें, जिसने उन सारी आशंकाओं को सही साबित किया है जो भारत में निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की कोविड के दौरान आय टूटने को लेकर पिछले 2 साल से अलग अलग स्रोतों से आ रहे थे। जब हम रोजगार के आंकड़े को देखते हैं और हमें यह पता चलता है कि केवल 38% लोगों के पास रोजगार है और बाकी के पास रोजगार नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो रोजगार ढूंढ नहीं रहे हैं या वो रोजगार करना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने रोजगार मिलने की संभावना ही नहीं है। उनके पास या तो उस तरीके की क्षमताएं या उस तरीके की स्किल्स या उस तरीके की उम्मीदें ही नहीं है, तो वो रोजगार ढूंढना छोड़कर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग स्वरोजगार या बाकी चीजों में लगे हैं, जिन पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। ये आंकड़ा कई सारी महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया है शुभ हमारे सामने आइस 360 का, और इसे हमें खोलकर समझना जरूरी है क्योंकि ये हम भारत के असंख्य लोगों को हमें अपनी बैलेंस शीट समझने में मदद करता है कि हमारी जेब का क्या असर है। 1995 के बाद आर्थिक उदारीकरण के बाद पहली बार ऐसा देखा गया जब भारतीय गरीबों की आय 20% घटी। इससे पहले तक लगातार प्रतिवर्ष 2016 तक गरीबों की आय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान इसमें 53% की गिरावट आई। यानी 2020-21 में गरीब लोगों की आय 2015-16 की तुलना में 53% कम हो गई। यह आंकड़ा लगभग इस पहले सर्वे के बारे में जान लें कि क्यों ये सर्वे इतना अधिक कोट किया जाता है, इसका हवाला क्यों दिया जाता है शुभम। ये अप्रैल से अक्टूबर के बीच में सर्वे हुआ था। पहले राउंड में करीब 2 लाख घरों को सर्वे किया गया था और दूसरे राउंड में 42,000 घरों को सर्वे किया गया था। ये सर्वे 100 जिलों में 120 कस्बों में और 800 गांवों में फैला हुआ था। तो मुझे लगता है कि भारत में फिलहाल जब सरकारें आपको कुछ भी सच नहीं बताती कि लोगों की कमाई कितनी बढ़ी, लोगों की कमाई कितनी टूटी, बेकारी कितनी आई, तब हमारे पास सीएमआई का रोजगार सर्वे और आइस 360 का सर्वे कम से कम 2 ऐसे थर्ड पार्टी डेटा हैं जो हमें उस पल्स को समझने में मदद करते हैं जो लोगों के जेब और जिंदगी से जुड़ी हुई है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो ये सर्वे बताता है और जिस पर चर्चा लगातार पिछले 2 साल से हो रही है कि भारत में सबसे अमीर लोगों की कमाई 40% बढ़ी, करीब 39% बढ़ी। दुनिया भर में यह देखा गया कि कोविड की महामारी के दौरान जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए और इसके बाद भारत के पूरे इनकम ढांचे में जो काफी परतदार और पेचीदा है और जिसमें मध्य वर्ग एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक उच्च मध्यम वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक निम्न मध्यम वर्ग है। जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी इसके बाद बची थी वो केवल उच्च मध्य वर्ग की आय में हुई, जिनकी आय आप मान सकते हैं कि महीने में 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास की आय वाले लोग हैं। इससे नीचे जितने लोग थे वो सारे लोग यानी कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सबसे निचले तबके के लोगों के लिए पिछले 3 या 4 साल सबसे बुरे साबित हुए हैं। क्या हमारा बजट इस पर ध्यान देगा? क्या हम अपनी सरकारों से सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर पूरी कोविड के दौरान इतने विराट बजटों, इतनी बड़ी घोषणाओं, इतनी बड़ी कोशिशों के बाद भी ये समस्या जो हमारे सामने खड़ी है कि देश के गरीब और गरीब हुए हैं, इसका कोई समाधान मिलेगा? हाँ, एक और सवाल मैं सर यहाँ पूछना चाहूंगा। ये कोरोना जो है पिछले 2 साल से आया, ये सर्वे जो है ये 5 साल से पहले से तुलना कर रहा है, तो क्या अर्थव्यवस्था में कहीं मंदी या ढांचागत मंदी कहें कोविड से पहले ही क्या हमें जकड़ चुकी थी? हाँ, अब ये दूसरा महत्वपूर्ण बात, 2015-16 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में हम एक तरफ जीडीपी बढ़ने के आंकड़े देख रहे थे, लेकिन लगातार अगर आप उन आंकड़ों को पिछले 5-6 साल के आंकड़ों को देखें और भीतर से जाकर देखें तो भारत में रूरल और अर्बन एरिया में 2016 के बाद आय की बढ़ोतरी रुक गई थी या गिर गई थी। पहले रूरल में तेज गिरावट आई और फिर अर्बन में तेज गिरावट आई। इसके तमाम आंकड़े सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में, आरबीआई के रिपोर्ट्स में उपलब्ध हैं। 15-16 के बाद इसके बहुत सारे कारण थे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकास दर थी या ग्रोथ थी वो ऊपर की तरफ चली गई और जिस हम के इकोनॉमिक ग्रोथ या के शेप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कोविड के बाद कर रहे हैं, ये के शेप की इकोनॉमिक ग्रोथ दरअसल कोविड से पहले आ चुकी थी। यानी एक बढ़ोतरी ऊपर की तरफ दिखाई देती थी, जो हाई प्रोफाइल बिजनेसेस थे, स्टार्टअप्स थे, ट्रैवलिंग थी, इंटरटेनमेंट था,
होटल थे, इनमें हमने ग्रोथ देखी थी। तब तक कोविड नहीं आया था, और तब हम एक मुहावरा सुनते थे भारत में कि भारत 3 स्पीड ग्रोथ इकोनॉमी है। यानी भारत की एक इकोनॉमी ऐसी है जो 9% से दौड़ रही है, दूसरी इकोनॉमी ऐसी है जो 5-6% से दौड़ रही, और तीसरी इकोनॉमी जो 2 या 3% से दौड़ रही। और आप इसी 3 स्पीड इकोनॉमी को भारत के इनकम पिरामिड पर बिठा दीजिए, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि भारत के इनकम पिरामिड के 3 हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा है, एक मध्य का हिस्सा और एक बड़ा बेस है पिरामिड का। तो वो जो 3 स्पीड इकोनॉमी की ग्रोथ थी, उसने भारत के मध्य और निम्न वर्ग की आय तोड़ना शुरू कर दिया था। यानी हमें सरकार के टैक्स कलेक्शन के जरिए, स्टार्टअप्स की डिमांड के जरिए, कुछ बड़े उद्योगों की मांग के जरिए हवाई अड्डों पर भीड़ के जरिए, होटलों में 5 स्टार होटल्स में बुकिंग के जरिए ऐसा दिख रहा था कि इकोनॉमी में ग्रोथ थी। पर जहां से सबसे ज़्यादा जॉब, जहां से सबसे ज़्यादा नौकरियां आती हैं, जहां से सबसे ज़्यादा आय बढ़ती है, उनमें गिरावट आई थी। और ये आंकड़ा हमें जो और तीसरे चौथे स्रोतों से सरकार के पास से जो आंकड़ा मिलता है, जो रूरल वेज का आंकड़ा हमें मिलता है, जिस पर हम चर्चा करते रहे हैं, हमने अपने बजट के पैकेजेस में भी उसको रेफर किया है, और जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा मिलता है, वो भी हमें ये बताता है कि ये जो प्रक्रिया 2015-16 से शुरू हुई थी, वो थामी नहीं जा सकी, और इस बीच कोविड का कहर टूट पड़ा। और इस बीच कोविड आ गया, जिसने मेजर डिसरप्शन कर दिया लोगों की आय और कमाई में। एक और चीज यहां समझना जरूरी है, इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं कि पिछले 2-3 साल में, 4 साल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने जहां जहां कोविड की परिस्थिति आई, सरकारों का पूरा फोकस शुभम इस बात पर रहा कि लोगों की आय टूटने से बचाई जाए, कमाई टूटने से बचाई जाए, उन्हें सीधी ऐसी मदद पहुंचाई जाए जिससे कि उनकी कम से कम जो बेकारी आई है या कमाई टूटी है वो गिरे। हमने ऐसे कोई उपाय पिछले 2 साल में नहीं देखे भारत में, और इसलिए आज हम जहां खड़े हुए हैं, वहां हमें जो जीडीपी के आंकड़े मिलते हैं या डिमांड के आंकड़े मिलते हैं, वो उस पेंटअप डिमांड को नहीं दिखाते जैसी पेंटअप डिमांड हमको बाकी जगह दिखाई दी थी दुनिया के देशों में, जहां लोगों को पेचेक प्रोटेक्शन मिले थे, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले थे। उस तरीके की कोशिशें पिछले 2 साल में हमें भारत में नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, तो यानी कि आय असमानता की जो समस्या है वो बढ़ रही है। ये दोनों ही आंकड़े आप अगर इनके डॉट कनेक्ट करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ देश में किसान संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर फसल पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, और दूसरी तरफ किसानों को दी जा रही सब्सिडी के लिए भारत सरकार को वैश्विक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला गेहूं से जुड़ा है। अमेरिका के कुछ सांसदों ने भारत में गेहूं पर दी जा रही सब्सिडी के मामले को WTO में उठाने की मांग की है। सांसदों ने अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखा है कि इस मुद्दे पर WTO में उठाएं, क्योंकि भारत में जो सब्सिडी है वो ज्यादा दी जा रही है। सर, क्या मामला, ये क्या है? क्या इंटरनेशनल मार्केट में भारत अब वीट के मार्केट में भी दबदबा ना बना ले या बड़ा प्लेयर ना बन जाए, इसकी कोशिश है या कुछ और मामला है? शुभम, ये भारत के कूटनीतिक मोर्चे में का या भारत की सबसे बड़ी ताज़ा कूटनीतिक उलझन है जो सर पर खड़ी हुई है। और जब भी कभी व्यापार के मुद्दे आते हैं, WTO के मुद्दे आते हैं, तो हम दुनिया की कूटनीति का एक दूसरा ही चेहरा देखते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि भारत के कूटनीतिक रिश्ते दुनिया के देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी व्यापारिक इशू मुद्दे आते हैं, तब भारत एक तरह से अलग थलग हो जाता है। ये जो नई कोशिश शुरू हुई है अमेरिका की तरफ से, वो भारत में वीट पर MSP को लेकर है। अमेरिका के सांसद और अमेरिका की राजनीति अपने किसानों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, उनकी हितों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और वो किसी भी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए संघर्ष करते हैं। उन सांसदों ने लिखा है कि भारत ट्रेड के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने यहाँ अनाज की सब्सिडी देता है, अनाज पर MSP देता है, और जिसका असर पूरी दुनिया में वीट के ट्रेड पर पड़ता है, और इसका सीधा नुकसान अमेरिका के किसानों को होता है। स्वाभाविक सी बात है कि भारत के किसानों के लिए या भारत के व्यापार रणनीतिकारों के लिए इसका विरोध करने का कई सारे कारण मौजूद हैं, लेकिन WTO में जिस तरीके का संतुलन है, उस संतुलन में भारत को ये लड़ाई और ताकत के साथ लड़नी होगी। इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समस्या शुभम अभी की नहीं है, ये समस्या शुरू हुई थी दरअसल 3-4 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और हमने देखा कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब भी ट्रेड के मुद्दे आए, चाहे वो भारत में ड्यूटीज लगाने का इशू हो, तो अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ वो सहानुभूति नहीं दिखाई। भारत ने क्या किया था कि ये शायद 2020 की बात है, जब भारत ने WTO के प्रावधानों में एक पीस क्लॉज होता है, उस पीस क्लॉज का इस्तेमाल किया था, और उस पीस क्लॉज के हिसाब से भारत ने कहा था कि वो सब्सिडी उनकी फूड सिक्योरिटी का पार्ट है।
यानी भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों को एमएसपी देना, सब्सिडी देना जरूरी है, क्योंकि भारत को अपनी अनाज की सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। और इस पीस क्लास पर 2013 का जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी या बाली में मंत्रियों का सम्मेलन था, उस पर फैसला हुआ था। जिस दिन से भारत ने इस पीस क्लास का इस्तेमाल किया और एमएसपी को या समर्थन मूल्य को डब्ल्यूटीओ के फोरम पर डिफेंड करना शुरू किया, उसी दिन से अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अब यह मामला उलझकर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां चाहते या ना चाहते अमेरिका इसे डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट मैकेनिज्म में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और शुभम, अगर एक बार डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सिस्टम के भीतर पहुंच गया तो भारत को इसमें लंबी लड़ाई डब्ल्यूटीओ में लड़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत के लिए गेहूं का एमएसपी बनाए रखना भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए ही अनिवार्य नहीं है, भारत की रूरल इकोनॉमी को सर्वाइव कराने के लिए, भारत में छोटे किसानों की मदद के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप इस पूरे बहस को भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखें तो भारत में तो एक दूसरी बहस चल रही है पैरेलल। बिल्कुल, भारत में एक बहस तो में ये चल रही है कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए लोगों को। यहां तो भारत जो एमएसपी दे रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और डब्ल्यूटीओ पर में उसका विरोध शुरू हो गया। तो ये पेचीदा मामला है हमारी राजनीतिक चर्चाओं में, लेकिन ऐसे मामले नहीं आते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इसमें अपनी सारी कूटनीतिक ताकत झोंकनी होगी, ताकि डब्ल्यूटीओ में यह मामला डब्ल्यूटीओ के विवाद वाले हिस्से में या डब्ल्यूटीओ के विवाद निस्तारण वाले हिस्से के भीतर न चला जाए। नहीं तो फिर कई सारी और फसलों को लेकर भी इस तरीके के सवाल उठेंगे। सर, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो समझा पाएं कि अगर मान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ में ये मुद्दा चला जाता है और वहां पर कोई ऐसा फैसला आता है कि सब्सिडी को आपको कम करना, क्या उसके असर हो सकते हैं? मुझे लगता है अभी हम इसको इतनी जल्दी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स डब्ल्यूटीओ में लंबे समय तक चलते हैं। और भारत के पास उस पीस क्लास का सहारा है जो बाली मिनिस्ट्रियल में तय हुआ था, जिसके आधार पर दुनिया के देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर अपने किसानों को सब्सिडी के प्रोत्साहन देना जरूरी है। लेकिन होता क्या है शुभम इसमें कि इस तरीके के विवाद सीधे वहां निशाना नहीं लगाते जहां आपको निशाना लगता दिखता है। ये विवाद दरअसल शुरू किए जाते हैं किसी दूसरी चीज को लेकर, और समझौता कहीं दूसरी जगह होता है। जैसे ये दबाव होगा शायद वीट की सब्सिडी को लेकर, लेकिन भारत को शायद अमेरिका के लिए अपने टेक्नोलॉजी मार्केट को, अपने इंटरटेन मार्केट को, अपने स्टार्टअप मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप दो देश या डब्ल्यूटीओ में आपस में बैठेंगे तो वो ये कहेंगे कि चलिए वीट पर हम सब्सिडी आपकी मानते हैं कि आपको जरूरी है, लेकिन इसके बदले आप हमें दूसरा बाजार एक्सेस करके ओपन कर दीजिए। ये ट्रेड डिप्लोमेसी है, जिस ट्रेड डिप्लोमेसी में इंगेजमेंट, समझना और जानना और भीतर देशों के साथ बातचीत करते रहना जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि वीट सब्सिडी के ऊपर डब्ल्यूटीओ से कोई बहुत बड़ी रूलिंग आएगी, लेकिन भारत पर दबाव बनेगा कि इसे बचाने के लिए वो कुछ और इसके बदले दुनिया के देशों को बाजार के तौर पर दे। लेकिन इस पर हमारी नजर मनी सेंटर में लगातार बनी रहेगी। एक डेवलपिंग इशू है, ये कैसे आगे बढ़ता है इस पर हम निगाह रखेंगे और आपके सामने इसकी और भी जानकारियां लेकर आएंगे। बिल्कुल पेचीदा इशू है, और कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, आप तक इसको इतनी ही सरल भाषा में पहुंचाते रहेंगे मनी सेंट्रल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तब ऐसी कई संभावनाएं जताई जा रही थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा कंटेंट बाजार में बढ़ा है। यहां तक कह दिया गया था कि मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे, पिक्चर हॉल बंद हो जाएंगे, लोग अब ओटीटी के जरिए ही कंटेंट देखेंगे। लेकिन अमेरिकी कंपनी नेटफ्लिक्स कुछ उल्टा ही बोल रही। नेटफ्लिक्स ने 2020 के दौरान जितने ग्राहक जोड़े थे, उसके मुकाबले 2021 में 50% कम ग्राहक जुड़े, यानी कि आधे ही जुड़े। नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं रीड हेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि भारत में ग्राहकों का ना बढ़ना बड़ी हताशा है। सर, क्या हुआ? क्या वो कोविड का इम्पैक्ट था वो उनके लिए भी, और अब ये साल बराबर आते ही, क्योंकि अभी तो नेटफ्लिक्स ने सस्ता भी किया, फिर ग्राहक क्यों नहीं जुड़े? नेटफ्लिक्स के लिए बुरा वक्त है। अमेरिकन बाजार में हमने देखा कि नेटफ्लिक्स के शेयर की लगातार बहुत पिटाई हुई, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन में ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया था अमेरिका में। नेटफ्लिक्स भारतीय शेयर बाजार में तो लिस्टेड है नहीं, अमेरिका में लिस्टेड है। पूरी दुनिया में उस तरीके का समर्थन या उस तरीके के सब्सक्रिप्शन ग्रोथ नहीं आई। और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ दुनिया के बाजारों में कि ये पैंडेमिक डार्लिंग्स थे। ये वो स्टॉक्स थे जो पैंडेमिक के दौरान चमके थे, और अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन आ रहा है और पैंडेमिक बाहर जा रही है, टूट रही है। पर भारत के संदर्भ में नेटफ्लिक्स को समझना थोड़ा सा जरूरी और दिलचस्प है, इसलिए इस खबर को हमने आज मनी सेंट्रल में शामिल किया है। क्योंकि भारत में हमने नेटफ्लिक्स के आने के साथ नेटफ्लिक्स के पीछे पीछे और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन प्राइम, जैसे आर्ट बालाजी, जैसे हॉटस्टार, जैसे सोनी, इनके सबके आने के साथ भारत में यह माना गया कि भारत में जो
थिएटर ड्रिवन एंटरटेनमेंट है उसका दौर अब धीमे धीमे खत्म होगा और लोग वीडियो स्ट्रीमिंग पर हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग को अपने मोबाइल पर, अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर घर पर देखना शुरू करेंगे। और उस दृष्टि से नेटफ्लिक्स भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाजार था। इसलिए रीड हेस्टिंग्स का जो फ्रस्ट्रेशन है या जो उनकी हताशा है वो काफ़ी कीमती है और ये समझना ज़रूरी है कि अभी नेटफ्लिक्स की पहुंच भारत के केवल 5% बाजार पर है। अगर आप भारत की पूरी पॉपुलेशन को देखें तो 5% पॉपुलेशन ही नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रही है। तो संभावनाओं की दृष्टि से नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा बाजार है। नेटफ्लिक्स ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया था कंटेंट एक्विजिशन में, कंटेंट लेने में, नए तरीके का कंटेंट क्रिएट करने में। जो लोग नेटफ्लिक्स को रेगुलरली देखते हैं उन्हें दिखाई देगा कि भारत का कितना कंटेंट और कितना स्पेसिफिक ओटीटी कंटेंट भारत के प्रमुख प्रोड्यूसर्स से और प्रमुख डायरेक्टर से बनवाया गया था। लेकिन नेटफ्लिक्स को असर कहां पड़ा है? नेटफ्लिक्स को असर उसी चीज का पड़ा है जिसका जिक्र शुभम ने अभी शुरुआत में आइस के सर्वे से किया है या रोजगार के सर्वे से किया है। नेटफ्लिक्स भारत के जिस मध्यम वर्ग और ऊपर के मध्यम वर्ग को फोकस कर रही थी, जहां लोग एंटरटेनमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करने की अपेक्षा रखते थे। नेटफ्लिक्स का मानना था कि लोग एंटरटेनमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और धीमे धीमे थिएटर से दूर हटेंगे और हाई क्वालिटी विदाउट एडवर्टाइजिंग सेफ अपने इन्वायरमेंट में जिस कंटेंट को देखने के लिए शुरू करेंगे। उतना पैसा लोगों ने खर्च नहीं किया। नेटफ्लिक्स को उतने सब्सक्रिप्शंस भारत में नहीं मिले क्योंकि अगर आप भारत के आर्थिक खर्च, खपत या खर्च के आंकड़ों को करीब से देखें जो पिछले 2-3 साल से आए हैं, तो लोगों ने सबसे ज्यादा कटौती अपने एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग में की है। बिल्कुल अपने क्योंकि उनका खर्च स्वास्थ्य पर बढ़ा और उनका खर्च खाद्य पर बढ़ना ही था और खाद्य की महंगाई थी। तो जो पूरी की पूरी महंगाई थी और जो स्वास्थ्य पर बढ़ा हुआ खर्च था, इसके बीच जो कमाई में कमी हुई है, गिरावट हुई, उसका असर हमें नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों की योजनाओं पर दिखाई पड़ा जो ये मानती थी कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और 600-700 रुपए का सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स देता है। लेकिन उस सब्सक्रिप्शन को लेने वाले लोग भी भारत में बहुत कम थे क्योंकि भारत में नेटफ्लिक्स का आना और इस तरीके के हाई प्रोफाइल एंटरटेनमेंट के कंजम्पशन के लिए जिस लागत की और पैसे की जरूरत थी वो क्षमता नहीं थी। अब नेटफ्लिक्स क्या भारत के बारे में अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा हमें पता नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चुनौती है कि उसका सब्सक्राइबर बेस ग्रो नहीं कर रहा है। अब एक तरफ से अगर आप देखें शुभम तो ये थिएटर्स के लिए अच्छी खबर है। वो ओमिक्रॉन जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत के बहुत सारे थिएटर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेज और मल्टीप्लेक्स कंपनियां इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि कब थिएटर खुलना शुरू हो और कब लोग वापस आना शुरू करें। एक और लास्ट बात, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं कि नेटफ्लिक्स के इस खराब प्रदर्शन के असर को बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के पर भी देखा जाएगा क्योंकि नेटफ्लिक्स लीडर है मार्केट में और उसके सब्सक्रिप्शन गिर रहे हैं तो क्या हाल होगा बाकी का, बिल्कुल हॉटस्टार का, सोनी का या अमेजन प्राइम का। इनके लिए भी भारतीय बाजार चुनौतीपूर्ण है। और फिर वही बात घूम कर आती कि अगर भारत में उपभोक्ता खपत नहीं बढ़ी, लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा, महंगाई कम नहीं हुई, तो ये सब जो नया बाजार खुल रहा है, जिस बाजार में संभावनाएं भी हैं, जिस बाजार में नौकरियां भी हैं, उसके लिए दिक्कत होगी, वहां मांग नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आय नहीं बढ़ेगी और खपत जो जरूरी है उस पर खर्च बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी जो अलग अलग दिशाओं से हमारे पास आ रही है, तो हम सबसे पहले जो स्पेंडिंग है वो कौन सी काटेंगे? तो सीधी सी बात है, ये जो मनोरंजन पर आप और हम खर्च करते हैं इसी को काटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभी तक अगर आप पेट्रोल, डीजल और खाने की तेल की महंगाई से परेशान हैं तो अपनी पीठ अब और मजबूत कर लीजिए क्योंकि महंगाई का एक और घूंसा तैयार हो रहा है। जेफरीज की ओर से जारी एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेचुरल गैस के दाम अप्रैल से सितंबर छमाही में 128% बढ़ सकते हैं। जी हां, 100% से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी दाम $3.2 प्रति यूनिट है जो बढ़कर $7 तक जा सकते हैं। सर, नेचुरल गैस का महंगे होने की पहली बात तो मैं कारण जानना चाहूँगा, क्यों ये अनुमान आ रहे हैं और फिर इसका असर क्या होगा? नेचुरल गैस के महंगे होने के 3 बड़ी वजह हैं। एक तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में कोविड के दौरान जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन था वो गिरा क्योंकि डिसरप्शंस आए थे। नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस थी, नेचुरल गैस निकालने वाला जो उद्योग था, उसमें गिरावट आई थी और इसलिए हमने पूरी दुनिया में के बाजारों में नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। आमतौर पर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स में जो पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी आती है तो उसका असर बाकी फ्यूल्स पर भी पड़ता है और नेचुरल गैस पर भी उसका फ्यूल पर असर पड़ना शुरू हुआ। बल्कि बीच में तो एक बार चर्चा इस तरीके की थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ी कि लोग नेचुरल गैस पर पावर प्रोडक्शन को शिफ्ट करने लगे। तो एक तो ये बढ़ोतरी की वजह थी। दूसरा ये था कि उस नेचुरल गैस की कीमत
में बढ़ोतरी का असर हमें अपनी जेब पर दिखने लगा। शुभम, हमने देखा कि शहरों में जो सीएनजी दी जाती है, जो भारत के कई सारे शहरों में परिवहन का ईंधन है, उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। पीएनजी की कीमत, जो कि हमें घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई होती, जो एलपीजी का अल्टरनेट है और एलपीजी सिलेंडर की जगह लोगों के घर तक गैस पहुंचती, उसकी कीमतों में पिछले 2 साल में भारत में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे ज़्यादा जो असर पड़ा वो सबसे ज़्यादा, ये तो हमारी जेब पर असर पड़ा, पर परोक्ष रूप से हमारी जेब पर सबसे बड़ा असर पड़ा पावर सेक्टर से, क्योंकि पावर सेक्टर बहुत सेंसिटिव है और पावर सेक्टर में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। दूसरा बड़ा ग्राहक नेचुरल गैस का फर्टिलाइजर सेक्टर है और वहां भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तो अब यह लग रहा है कि भारत सरकार एक फार्मूले के तहत गैस की कीमत तय करती है और इस समय वो फार्मूला जो है वो करंट लेवल पे $3.2 MBTU है। गैस को नापने की एक यूनिट है MBTU। वो ये 3.2 से बढ़कर अप्रैल सितंबर 2022 तक $7 के आसपास जा सकता है। और यही वो जेफरी का आंकड़ा है जो बता रहा है कि 128 से 130% की बढ़ोतरी होगी। और इसके बाद के 6 मंथ में जेफरीज का मानना है कि भारत की सरकार को गैस के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे $8.2 पर MBTU तक ले जाना पड़ेगा। तो आज हम जहां खड़े हैं वो करीब $3 के आसपास है और ये $8 के आसपास होगी। इसका सीधा असर आने वाले समय में सीएनजी पर पड़ेगा। जो शहरों में चलने वाले सीएनजी वाहन हैं उनकी लागत बढ़ने पर पड़ेगा, घरों में पहुंचने वाली गैस पर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा बिजली पर, बिजली के दरों पर। बिजली कंपनियां अब इस स्थिति में नहीं हैं कि वो किसी भी तरह से महंगी गैस की लागत का बोझ उठा सकें, तो वो इसे अपने उपभोक्ताओं के साथ आगे बांटना शुरू करेंगी। तो ये एक और बड़ी फॉल्ट लाइन है इंडिया की इन्फ्लेशन की, जो पेट्रोल डीजल के पैरेलल फॉल्ट लाइन है। इसे करीब से देखना होगा और अब इसके बारे में जो आकलन आ रहे हैं वो थोड़े चिंताजनक है। सरकार अगर गैस की कीमत नहीं बढ़ाती, क्योंकि सरकार यहाँ गैस की कीमत बेंचमार्क तय करती है, नहीं बढ़ाती है तो क्या सरकार सब्सिडी देगी? बिल्कुल। सीएनजी पीएनजी कंपनियों को या पावर कंपनियों को, या अभी तक ये मार्केट से कनेक्टेड और मार्केट मैकेनिज्म से चलने वाला फ्यूल है, तो क्या इसकी कीमत बढ़ेगी? इस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल। यानी कि महंगाई आपको अभी छोड़ नहीं रही है। नए साल आप जब से शुरुआत देखिए क्या कुछ महंगा हो गया, और लगातार हम आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो आपको हम हर चीज़, कपड़े से जुड़ी महंगाई, जूते से जुड़ी महंगाई, घरों में इस्तेमाल होने वाले तेल साबुन मंजन की महंगाई, हर चीज़ से जुड़ी महंगाई से बहुत नज़दीक से रूबरू कराते रहते हैं। और अब ये महंगाई का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा अगर नेचुरल गैस भी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, शुरू करते हैं बजट सेंट्रल। बस इतना सा ख्वाब है सीरीज में आज आप मिलिए मानेसर के कारोबारी मनमोहन से। मनमोहन जी एक मिड साइज कंपनी के मालिक हैं। इनके सहारे हम जानेंगे कि बजट से मध्य आकार की कंपनियों की उम्मीदें क्या हैं। ये उम्मीदें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि यही वे कंपनियां हैं जिनसे रोजगार का बाजार गुलजार होता है। तीसरी पीढ़ी के कारोबारी हैं। 1997 में उनका परिवार मानेसर आ गया था। मानेसर में उनकी लगाई यूनिट्स को इस इलाके की सबसे पुरानी मझोले आकार की यूनिट्स में गिना जाता है। होम फर्निशिंग प्रोडक्ट और महंगे डिजाइनर कपड़ों के कारोबार में है मनमोहन। 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा और कामकाज ठप पड़ गया। कोविड के पहले मनमोहन करीब 150 लोगों को नौकरी दे रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ 70-80 और लोग भी जुड़े हुए थे जो कॉन्ट्रैक्ट या आपूर्ति में काम करते थे। लेकिन कामकाज गड़बड़ाया तो कर्मचारियों की तादाद भी घटकर 80 रह गई। आउटसोर्सिंग तो बंद ही हो गई। उनके होम फर्निशिंग प्रोडक्ट यूरोप और अमेरिका जाते हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन था तो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। हालात थोड़े सुधरे तो मनमोहन का कामकाज भी पटरी पर लौटना शुरू हुआ। 3 पीढ़ी से कारोबार कर रहे मनमोहन का परिवार कोविड के झटके को तो झेल गया और कारोबार को बचा लिया, लेकिन
इस कारोबार का पूरा ताना बाना बिगड़ गया। यूनिट दोबारा शुरू की, अलबत्ता रोजगार वापस नहीं लौटा सके। सरकार का ताजी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण बताता है कि भारत में करीब 92% कंपनियां 100 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इनमें भी 70% तो 40 से कम कर्मचारियों वाली हैं और अधिकतर सर्विसेज सेक्टर में हैं। मनमोहन जैसे कारोबारियों की तादाद महज 4% है, जहां 100 से 200 कर्मचारियों को काम मिलता है। 200 से 500 कर्मचारियों वाली इकाइयां केवल 2.8% हैं और 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों की संख्या महज 1.4% है। मैकेंजी की एक स्टडी बताती है कि भारत में प्रति 1 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी पर महज 1500 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मझोले आकार की इंडस्ट्री कहा जा सकता है। भारत जैसे ही दूसरे देशों में ऐसी कंपनियों की तादाद 2 गुनी है। आमतौर पर एक मझोली फर्म ही बड़ी फर्म बन पाती है। भारत की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में मझोली कंपनियों की संख्या बड़ी कंपनियों के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा है। मनमोहन भले ही कारोबार में बने रहने में सफल हुए, लेकिन अब नौकरियां बढ़ाने की उनकी क्षमता टूट गई है। मझोली कंपनियों में भी 200 कर्मचारी वाले कारोबारों पर कोविड का बहुत बुरा असर हुआ। अगर मानेसर की ही बात करें तो कोविड से पहले वहां अलग अलग यूनिट्स में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। हालात सुधरने के बावजूद आज ये आंकड़ा 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच है। मनमोहन कहते हैं अगर कोविड नहीं आया होता तो यहाँ कर्मचारियों की तादाद 3 लाख से ऊपर होती। वो कहते हैं कि वक्त काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। छोटी इकाइयों के लिए तो खैर बचे रहने का संकट ही पैदा हो गया है, लेकिन मझोली कंपनियों की मुसीबत दूसरी है। उनके पास आगे बढ़ने के विकल्प हैं, विस्तार की ताकत है, लेकिन कोविड के झटके के कारण वो बाजार का बड़ा हिस्सा गंवाने लगे हैं। एक तो बड़ी देसी कंपनियां तेजी से अधिग्रहण कर बाजार को कब्जा रही हैं और दूसरा सस्ते आयात के कारण वितरक सीधे बाहर से माल मंगा रहे हैं। पिछले बजट ने छोटी इकाइयों को सस्ते कर्ज की मदद दी और बड़ी इकाइयों को टैक्स में रियायत। मझोली कंपनियां जो सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं, उन्हें अगर कोई सीधी मदद मिलती तो शायद इतनी बेकारी नहीं आती। मनमोहन कहते हैं कि यूरोप में मझोली कंपनियों को सरकारों ने रोजगार बचाने के लिए अनुदान दिए थे। भारत में भी ये होना चाहिए था। मनमोहन कहते हैं कि सरकार मझोली यूनिट्स को अनुदान क्यों नहीं देती। अगर आज सरकार थोड़ा पैसा इन यूनिट्स को बतौर ग्रांट दे दे तो नौकरियां मिलेंगी, कारोबार चलेंगे और सरकार को कई गुना टैक्स भी मिलेगा। बैंक कर्ज को लेकर उनका तजुर्बा मिला जुला है। वो कहते हैं कि बैंकों को अब कोविड के बीच कारोबारी भविष्य पर राजी करना मुश्किल होता है, यानी कर्ज मिलना आसान नहीं रहा। मनमोहन कहते हैं कि बैंकरप्सी कानून का फायदा मझोली कंपनियों को क्यों नहीं मिलता, ये केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही क्यों है। कोविड ने मनमोहन के काम धंधे को 5 साल पीछे ला धकेल दिया है। बड़ी कंपनियों के हाथ में अब और ज्यादा ताकत आ गई है। उन्होंने कच्चे माल की कीमतों को मनमाफिक तरीके से बढ़ा दिया है और इसने छोटे कारोबारियों की पूरी पूंजी सोख ली है। मझोली कंपनियों के लिए कारोबारी लागत बड़ी समस्या है। कोविड के बाद कच्चे माल की लागत बेतरह बढ़ी, जिससे आगे की कारोबारी योजनाएं टूटने लगी हैं। सरकार कुछ भी करे, कच्चा माल तो सस्ता करा दे। कच्चे माल के दाम 50 से लेकर 100% तक बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी पूरी तरह से जायज नहीं है। बड़ी कंपनियों ने अपने घाटे की भरपाई कर ली, जबकि मझोली यूनिट्स के लिए खुद को बचाए रखने का संघर्ष पैदा हो गया। मनमोहन का ख्वाब बस इतना है कि कच्चा माल सस्ता हो जाए और मिल जाए कुछ टैक्स रियायत, तो वो रोजगार भी देंगे और उत्पादन भी बढ़ा लेंगे। मनमोहन की कहानी आपने सुनी, आपने देखा कि मिड साइज कंपनियों की कितनी छोटी सी संख्या है और अगर उनके पास भी इतने दर्द हैं तो मनमोहन की उम्मीदों से ज़्यादा वो उम्मीदें आपकी, हमारी और युवाओं की हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ से आते हैं। सर, मझोली कंपनी, इस स्पेशल रिपोर्ट में भी बताया गया कि मझोली ही कंपनियाँ दरअसल बड़ी बनती हैं। भारत में क्यों नहीं मझोली कंपनियों ज़्यादा हो सकती हैं या क्यों नहीं वो बड़ी बन सकती हैं? क्या क्या रोड़े हैं दरअसल?
शुभम, ये रिपोर्ट काफ़ी विस्तार से बताती है कि भारत में जो मझोली कंपनियां उनकी संख्या कितनी कम है। और इसे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की भाषा का इस्तेमाल करें, कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने मझोली कंपनियों पर एक पूरा चैप्टर लिखा था और इनको बौनी कंपनियां कहा गया था, इनको डॉफ्स कहा गया था। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के डॉफ्स हैं। सबसे छोटी कंपनियाँ ज़्यादातर स्वरोजगार वाली हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो किसी को रोजगार नहीं दे सकती। और जो सबसे बड़ी कंपनियाँ वो इतनी बड़ी हैं कि वो हर जगह कारोबार नहीं कर सकती और हर चीज़ बना नहीं सकती, क्योंकि उनके पास कुछ निर्धारित विशेषज्ञताएं हैं। छोटी मझोली कंपनियां ही ऐसी हैं जिनका टर्नओवर अगर 200-300 करोड़ रुपए है, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 साल में 1000 करोड़ 1500 करोड़ की कंपनियां बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें विस्तार करने की क्षमता है, उनके पास बाजार अधिग्रहण करने की क्षमता है। और भारत का पूरा औद्योगिक परिदृश्य बुरी तरह से सिकुड़ चुका है कि या तो भारत में स्वरोजगारी है या बड़े रोजगारी, बिल्कुल। इनके बीच में जहां से नौकरियां या जॉब आने चाहिए, वहां पर ये जो कारोबारी है, केवल 1% लोग ऐसे हैं, बचे 1.6% हैं जो बड़े स्वरोजगारी हैं। 92% का फर्म्स भारत में ऐसी जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं। और इसलिए जब कोविड हिट हुआ तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। स्वरोजगारी तो किसी तरह से अपना काम धंधा बंद करके के मजदूरी की तरफ चले गए, पर जो मझोले कंपनियां थी जिनका के पास 3 से 6 महीने तक के बिजनेस का कैपिटल होता है, 3 से 6 महीने तक के कारोबार की क्षमता होती, उनके लिए चीजें पूरी तरह टूट गई। तो क्या बजट स्पेशली मिड साइज कंपनीज के लिए कुछ करेगा? क्योंकि हमने जर्मनी में, जापान में और चाइना में देखा है कि बड़ी कंपनियों से ज्यादा फोकस वहां की अर्थव्यवस्थाएं मिड साइज कंपनीज पर करती हैं। छोटी कंपनियों पर तो होता है, पर उससे ज्यादा मिड साइज कंपनीज पर होता है, क्योंकि उन्हीं को आप बड़ा कर सकते हैं। और जब मझोली कंपनियां बड़ा होना शुरू करती हैं, तब छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। समस्या क्या है? ये इस पैकेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कच्चे माल की समस्या है, अधिग्रहण की समस्या है और धीमे धीमे कुछ ही ऐसे सेक्टर बचे हैं जहां आपको बीच की कंपनियों का थोड़ा बहुत हिस्सा दिखाई देता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है जो अंशुमान जी ने कहा कि बड़ी कंपनियां हर जगह पहुंच नहीं सकती और छोटे बहुत छोटे हैं। तो इन्हीं के भरोसे दरअसल वो नेबरहुड इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं, छोटे छोटे शहरों में जो रोजगार देने वाली बात है, वहाँ यही कंपनियां हो। आप त्रिपुर जाइए, आप लुधियाना जाइए, आप मानेसर के कपड़ा बाजार में जाइए। भारत के 3 बड़े हब हैं और टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसीलिए हमारी कोशिश ये थी कि स्टडी भी ऐसी जगह से लेकर आई जाए आप लोगों के लिए, जो आप सही बिल्कुल नब्ज पे उंगली रख पाएं और दर्द समझ पाएं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं विक्रम बेताल से। विक्रम के सवालों से डरा वेताल झाड़ियों के पीछे छुपा था, लेकिन बहुत देर बच नहीं पाया। सुनिए वेताल पचीसी की कथा और समझिए सरकार टैक्स क्यों लेती है। बेताल पेड़ पर बैठा सुस्ता रहा था। विक्रम ने पिछली दफा मुश्किल सवालों में जो घेर दिया था, इस बार बेताल मन बनाए बैठा था कि विक्रम की चालबाजी में नहीं आएगा। दूसरी ओर विक्रम भी तपा बैठा था कि कुछ भी हो, इस चालू बेताल को अपने शिकंजे से इस बार निकलने नहीं देगा। विक्रम ने आवाज लगाई, बेताल दद्दा, कहां छुपे बैठे हो? बेताल एकदम चुप होकर और छिप गया, लेकिन विक्रम को नजर आ ही गया। विक्रम बोला, अरे अब बाहर आओ। क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा। अरे आओ, बड़ी जरूरी बात करनी है। जैसे ही बेताल नीचे आया, विक्रम ने उसे धर लिया। ये बताओ, सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? टैक्स नहीं दोगे तो ऐसी चकाचक सड़कें, पुल, रेलें, इन सब का आनंद कैसे उठाओगे मेरे राजा? हाँ, एक टैक्स हो तो बात भी है। कितनी तरह का टैक्स देना पड़ता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को। लेकिन तुम तो राजा थे। अबे थे, अब तो महंगाई ने मिडिल क्लास में ला खड़ा कर दिया भाई। अबे फिर लगे तुम रोने। खैर, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी, इनकम टैक्स, कई तरह से सरकार तुम्ही से पैसा वसूलती है ना। अरे वही तो, टैक्स लेना है तो एक टैक्स ले लो। अरे तो केवल तुम्ही से थोड़ी वसूल रही है सरकार टैक्स, कंपनियों से भी तो वसूलती है ना। अरे सरकार सड़क बनाने के लिए टैक्स लेती है और फिर उसी सड़क पर टोल क्यों लेती है? अरे तुम्हें पता है, मैंने अपना स्कूटर चलाना भी छोड़ दिया। क्यों? अरे क्योंकि पेट्रोल खरीदना मेरी जेब से बाहर हो गया है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब सब सामानों पर जीएसटी लगा दिया तो तेल को इसके दायरे में क्यों नहीं लाती सरकार? अरे सरकार को अपनी गाड़ी भी तो चलानी है। हाँ, यानी हमारे पैसे से सरकार को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है सब उड़ाना है और मैं अपना स्कूटर भी ना चला पाऊं। मजेदार बात की है तुमने। चलो भाई, अब मैं चला। तो ये थी बेताल पचीसी की चौथी कथा। 11 कथाएं हैं हमारे पास और हर रोज आपके लिए विक्रम बेताल के माध्यम से नई नई चीजें बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे।
मनी सेंट्रल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन सोने से पहले मनी टाइम का न्यूज़ कैप्सूल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलेगी, असर भी मिलेगा। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा